अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसले के मामले पर फुल कोर्ट जजेस का इजलास हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फुल कोर्ट जजेस इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने फुल कोर्ट जजेस के ऑर्डर से मुतालिक अहम मीटिंग बुलाई थी, जिसमें फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। अब कुल 17 नशिस्तों पर कल फैसला आ जाएगा कि किसके हिस्से में कितनी नशिस्तें आती हैं। कुल 77 मुतनाज़ नशिस्तों में से 22 कौमी और 55 सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 13 मई के नोटिफिकेशन के जरिए इन नशिस्तों को मुअत्तल किया था और कौमी असम्बली की मुअत्तल 22 नशिस्तों में पंजाब से खवातीन की 11, केपी से 8 सीटें शामिल हैं। कौमी असम्बली में मुअत्तल नशिस्तों में 3 अक़लियती मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 21 खवातीन और 4 अक़लियती मखसूस नशिस्तें मुअत्तल हैं, जिनमें से JUIF को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7, ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली थी। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बानी PTI को पहले से ये पता हो कि जैसे कल उनके खिलाफ फैसला आने वाला है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बानी PTI पहले भी चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अभी बानी PTI ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों के केस में बुध को तहरीरी मारूजात जमा कराई हैं, जिनमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की बेंच में शमूलियत पर एक बार फिर एतराज़ उठाते हुए कहा है कि इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस मेरे मुकदमात से खुद को अलग कर लें। अब बानी PTI चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठा रहे हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और उन्हें ये लगता है कि वो केसेस से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो चीफ जस्टिस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। रऊफ हसन ने भी चीफ जस्टिस साहब को खुली धमकी देती है। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा मुकदमात से अलहदा ना हुए तो फिर PTI उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर करेगी। अब अगर मखसूस नशिस्तों पर फैसला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आता तो ऐसे में बानी PTI तो पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन ले चुके हैं। ऐसा तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ अदलिया के खिलाफ मजीद मुहिम चलाती नजर आएगी, क्योंकि माजी देखें तो तहरीक इंसाफ ने अदलिया के खिलाफ पहले भी सोशल मीडिया मुहिम चलाई और अब तो PTI वैसे ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई देती है। वो कभी बानी PTI भूख हड़ताल करने की बात करते हैं तो कभी इदारों को तमाम बहरानों का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI फरमाते हैं कि शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल होते हैं? इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और SIFC मुल्क चला रही। बानी PTI की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब 190 मिलियन पाउंड केस में भी उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। आज 190 मिलियन पाउंड केस में एक अहम पेशरफ सामने आई। साबिक वज़ीर आला KP के परवेज़ खटक ने 190 मिलियन पाउंड केस में अहम गवाही दे दी है। आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने की और रेफरेंस के गवाह साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर बानी PTI और बुशरा बीबी कब्र अदालत में मौजूद थे और परवेज़ खटक का अपने बयान में कहना था कि नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। शहजाद अकबर ने बताया कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। साबिक वफाकी वज़ीर ने अदालत को अपने बयान में बताया कि यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। इजाफी एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और इजाफी एजेंडे की मंजूरी काबीना से ले ली गई। परवेज़ खटक का कहना था कि रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। आज की समात में एक गवाह पर जरा मुकम्मल और एक गवाह का बयान कलमबंद हुआ है, जिसके बाद अदालत ने रेफरेंस की समात 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। दिलचस्प बात यह हुई है कि केस के दौरान बानी PTI और परवेज़ खटक का आमना सामना हुआ, लेकिन दोनों आपस में हम कलाम ना हुए। परवेज़ खटक के रोस्टम पर आती बानी PTI भी वहाँ पर आकर खड़े हो गए। परवेज़ खटक बानी PTI से दूर होकर नैब प्रोसिक्यूटर के पास जाकर खड़े हो गए। अब 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI के अपने ही लोग गवाही दे रहे हैं और आज जब आमना सामना हुआ तो मौके पर मौजूद जो सहाफ़ी थे वाकिफ़ान हाल ये बताते हैं कि बानी PTI परवेज़ खटक को देखकर मुस्कुराते रहे। अभी जो गवाहियाँ आ रही हैं ये गवाह बानी PTI के खिलाफ चार्जशीट बनाकर पेश कर रहे हैं और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक को भी धमका रहे हैं। अब से पहले ही फोर्सी करते हुए अली अमीन गंडापुर जो KP के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मानसेरा जलसा में परवेज़ खटक को कैसे धमकी दी थी, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आज परवेज़ खटक साहब से अली अमीन गंडापुर के इस स्टेटमेंट पर सवाल भी हुआ। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर मुझे बखूबी जानते हैं और मैं अली अमीन गंडापुर को जानता हूँ। बढ़ के ना मारे, नैब के नोटिस के ऊपर मुझे आना था, मुझे बुलाया गया था तो मैं आ गया हूँ।
ये कोई गवाही या कोई वादा माफ गवाह बनने वाली बात नहीं है। अब खैर इसके ऊपर अली मोहम्मद खान ने भी दुख का इजहार किया, क्योंकि माजी के साथ ही परवेज़ खटक और उनके सूबे के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। जरताज गुल भी परवेज़ खटक को तनकीद का निशाना बना रही है और कह रही है कि परवेज़ खटक को एक नौजवान ने नौशेरा से शिकस्त दे दी। परवेज़ खटक अगर बानी पीटीआई के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो उनके ख़ानदान और सियासत के ऊपर से धब्बा होगा। अब तहरीक इंसाफ मुकदमात का सामना करने की बजाय अपने दफा में सबूत जमा कराने की बजाय कभी चीफ जस्टिस को धमकियाँ दे रही है तो कभी परवेज़ खटक को धमकियाँ देती दिखाई देती है। धमकियों से तो काम चलने वाला नहीं। अगर बानी पीटीआई को रिहा कराना है तो फिर आइन और कानून के मुताबिक सबूत और गवाह पेश करने होंगे, वरना धमकियों से बात बनेगी। अगर बनती होती तो शायद बहुत पहले बन चुकी होती। ये तो बात मजीद बिगड़ रही है, काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है तहरीक इंसाफ के लिए। अब पूरी की पूरी पार्टी जिस कैंपेन और जिस प्रोपेगेंडे पर चली है, लगता है कि वो डिजिटल मीडिया का सहारा ले रही है, क्योंकि सड़कों पे आना, कोई मैस मोबिलाइजेशन करना, कोई मोमेंटम बनाना, वो भी पीटीआई के बस में दिखाई नहीं दे रहा। जलसों की तारीखें दी जाती हैं लेकिन जलसा प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं होता। अब साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर जो आज अदम एतमाद का इजहार हुआ है, ये मोर और लेस वही नैरेटिव है, बयानिया है जो माजी की अपोजिशन या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेती रही है। कभी उमर बंदयाल साहब पे अदम एतमाद, कभी साकिब निसार के ऊपर, कभी जस्टिस मुनीब अख्तर और कभी जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच बनने के ऊपर जो है वो अदम एतमाद किया जाता था, फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाता था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। लेकिन पहले तो ज़ुबानी कलामी होता था, आज तहरीरी तौर पर एक मुकदमे के अंदर बानी पीटीआई ने लिख कर दे दिया है कि हमारी गुजारिश है कि आप किसी बेंच का हिस्सा ना हो। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अब तो फुल कोर्ट बन रहा है, पूरे के पूरे अगर स्ट्रेंथ के साथ जजेस बैठे हुए होंगे और उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा का वोट मुखालिफत में भी आता है तो फिर व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। और दूसरा ये है कि हाई मॉरल ग्राउंड्स की जब बात होती है तो रिक्यूज़ करना, अगर किसी जज ने अपने आप को किसी केस से अलहदा करना है तो ये जज की अपनी इस्तेहकाक है कि वो अलहदा होते हैं या नहीं होते हैं। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल करीब के अंदर या बईद में क्या फ़ायदा मिलेगा ये दिखाई नहीं देता। और फिर जो रऊफ़ हसन बात कर रहे हैं, कोई रेफरेंस लेके आएंगे तो एक रेफरेंस तो आप जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अगेंस्ट उस वक्त भी लेके आए थे जब आप हुकूमत में थे और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने सदारती रेफरेंस जमा कराया था, उसके ऊपर समातें हुई और फिर बाद में आप उसके ऊपर माफ़ी मांगते रहे। आपने ये कहा कि वो रेफरेंस जो था, जब ये साबित हुआ कि बदनीयती पर मबनी है तो आपने कहा हमारी बहुत बड़ी गलती थी और वो रेफरेंस हमने बनाया नहीं था बल्कि हमसे बनवाया गया था। और किसने बनवाया था, फिर आप ये इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या मुक़्तदरा कंसर्न क्वार्टर्स के ऊपर लगाते हैं। अब एक बार फिर आप जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अगेंस्ट ही रेफरेंस लाने की बात कर रहे हैं तो क्या फिर आप एक और गलती करने जा रहे हैं? ये गलती आप माजी में भी कर चुके हैं, उस रेफरेंस का आपको फ़ायदा कोई नहीं हुआ, अब इस रेफरेंस का आपको क्या फ़ायदा होगा? और पॉलिटिकल डोमेन में क्या आप मज़ीद अबहाम का शिकार कर लेंगे, अपने आप को कन्फ्यूजन का शिकार कर लेंगे? अब कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फ़ैसला आ रहा है जो लॉन्ग ड्यू था। मुतादिद सबातों के बाद मुतादिद ज़ाहिर इस हवाले से जरा भी होती रही, मुतादिद वकला के दलाइल हुए और 13 के 13 जजेस जो हैं जिनकी फुल कोर्ट स्ट्रेंथ थी, अब उन्होंने इसके ऊपर फ़ैसला महफूज भी किया हुआ। ये फ़ैसला क्या आता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेट को डिटर्मिन भी करेगा और फिर जो हुकूमत है यकीनन उसके फेट को भी डिटर्मिन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उससे पहले जो अदम एतमाद है जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर, इस सारे मामले पर बात करेंगे। शौकत बस्तर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बस्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजी में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती थी, उमर अता बंदयाल साहब पे अदम एतमाद कर दे, साकिब निसार पे अदम एतमाद करें, वो जस्टिस एजाजुल एहसन पर करें, आप उसी रविश पर चल निकलें। आज आपने वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर लिख के अदम एतमाद कर दिया है, तो क्या आप भी वही रविश अपना रहे हैं जो माजी में आपके ओपोनेंट अपनाते थे और आप उनको तनकीद का निशाना बनाते थे? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से डे वन से जो इश्यूज हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, उन्होंने, उनकी मिसेज ने बाकायदा लेटर लिखा खान साहब के हवाले से कि जी हमें वज़ीर आज़म की जो तहकीकात हैं, जो उन्होंने हमारे खिलाफ एक रेफरेंस भेजा है उसमें उन पे हमें इत्मीनान नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा सबसे बढ़कर नहीं, लेकिन ये तो आपने खुद मान लिया कि रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था और वो बहुत बड़ी गलती थी। ये तो प्रेसिडेंट साहब जिन्होंने भेजा था, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने मान लिया। बानी पीटीआई ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि वो गलती पर मबनी था। अगर मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें तो बात मुकम्मल हो जाती। दूसरा, पाकिस्तान की तारीख में रिहान ये नहीं हुआ कि फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाकायदा उसकी हियरिंग की 5 रुकनी बेंच था। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा किसी ऐसे बेंच का हिस्सा ना बने जो इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो और उनके खिलाफ केसेस हों। इससे बड़ी जजमेंट, और वो जजमेंट स्टैंड कर रही है, कोई ओवर रूल नहीं हुई है। उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारा बल्ले का निशान किसने छीना? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने।
आरोज का मामला हो, हम कहते रहे कि अब अदलिया से लगाएं, नहीं लगाए। लेवल प्ले फील्ड का मामला अब सर अब मेरा सवाल भी सुन लेना। आपने कहा जस्टिस गुलजार साहब ने कहा जी कि जस्टिस काजी फाइज़ किसी बेंच पे ना हो, जस्टिस काजी फाइज़ से चेंबर वर्क करते रहे। उस वक्त मास्टर ऑफ द रोस्टर एक शख्स था, फर्द वाहिद था। आज मास्टर ऑफ द रोस्टर तो एक फर्द वाहिद नहीं है, चीफ जस्टिस के पास तो इख्तियार ही नहीं, बल्कि जजेस कमेटी के पास वो इख्तियार है कि किसको किस बेंच में लगाना है। तो आज जस्टिस काजी फाइज़ साहब खुद तो ये फैसला कर ही नहीं सकते कि किस बेंच में उन्होंने बैठना और किस में नहीं बैठना। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड जो बात हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब पे जब हमने अदम इत्माद कर दिया, जिसके इश्यूज मैं आपको बता रहा हूं, वो उस बेंच में ना बैठे। और मैं बात बताऊं, ये जो ट्रेडिशंस हैं, जो तारीख है, अगर किसी जज के मुतालिक उसको शुबा भी हो जाता था ना कि साहिल को मेरे पे इत्माद नहीं है, तो जज खुद अपने आप को उस बेंच से अलग कर लेता था। मेरी इसकी बात मुकम्मल सुन लें कि ये तीनों केसेस जो मैंने आपको मिसाल दी। अब दूसरी तरफ देखिए, हमने 8 मई की दरखास्त दी, हमने मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ दरखास्त दी, 8 फरवरी की दरखास्त दी, आज तक 8 फरवरी की दरखास्त नहीं लगी। लेकिन जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला आया जिसमें धांधली बेनकाब होनी थी, इलेक्शन कमीशन जो हमारा मुल्ज़िम है, जो हम समझते हैं वो जिम्मेदार है दाखिले का, वो रातों रात और भी पिटीशन लग गई हमारे। बात कहने का मकसद ये है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की शौकत बसर साहब के, जज रिक्यूज कर लेता है हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, जज जिसके ऊपर इल्जाम लगे रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये इस्तेहकाक तो फिर भी जज साहब का है ना कि वो रिक्यूज करता है या नहीं करता। फिर दूसरी बात ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को कहा गया कि आप रिक्यूज करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ात उठाए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रिक्यूज करने का कहा। वो माजी में 3 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनता था और उससे मुतालिक तासुर दिया जाता था कि ये फैसला तो तहरीक इंसाफ के हक में आएगा। बार बार ये कहा जाता था फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट कभी नहीं बना, अब फुल कोर्ट बनता है, जजेस रिक्यूज नहीं। जो बात उस वक्त नहीं हो रही थी और जिसके साथ आप खड़े हुए थे, आज उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे आके आप खड़े और कहते हैं कि जज रिक्यूज भी करें और फुल कोर्ट भी बन रहा है। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपकी बात को मान भी लूं जो हकीकत नहीं है, तो अगर उस वक्त गलत हो रहा तो अब भी गलत होना चाहिए? नहीं। मैं फिर आपको बार बार यही कह रहा हूं रेहान कि हमारे पास सीरियल ऑफ केसेस हैं। आज आप देख लीजिए ना, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है, सहाफियों को कत्ल किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, यहां पर डाका डाला गया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 2024 इलेक्शन, और उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ओपन कोर्ट में क्या कहते हैं, यार ये फॉर्म 47 क्या होता है भाई? फॉर्म 47 वो होता है चीफ जस्टिस साहब जिसके जरिए इंसाफ, अदल और जमहूरियत का सरेआम कत्ल किया गया है। हम मैं कितनी मिसालें दूं? मैं आपको मिसाल देता हूं। जब ये इलेक्शन हुआ, मैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के सामने कुरान पाक लेकर पेश हुआ। मैंने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, इस इलेक्शन में तारीखी धांधला हुआ है, मेरी गुजारिश सुन लें। इसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने अपने आप को ना हमारे केसेस सुने और ना ही बेंच से अलग किया, बल्कि आप ऐसे करें, मुझे छोड़ दें। इसी प्रोग्राम में आप किसी कोर्ट रिपोर्टर को ले लें जो सीनियर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब हर उस बेंच में शामिल होते हैं जो केस तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता है, इमरान खान के खिलाफ होता है। भाई एक वाकया हो सकता है, 2 वाकया हो सकते हैं। जब हमारा अदम इत्माद है, हमारी कोर कमेटी ने कह दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब वो चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ अदम एतमाद कर रही है, लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या होगा? यकीनन कल का जो फैसला है उसके भी बड़े दूररस असरात होंगे मुल्क की सियासी कैनवस के ऊपर। अदलिया रियासत का अहम सुतून है, इंसाफ पे पैरा देना अदलिया का काम है। जिस मुल्क में अदालती निज़ाम कमज़ोर हो वहाँ रियासत मफलूज होकर रह जाती है। हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम काम कर रहा है, लेकिन इस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। आए रोज़ किसी जज पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लग रहा है। अभी ताज़ा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की वकालत की डिग्री के हवाले से सामने आया है। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर बड़ा संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी वकालत की डिग्री जाली है, जिस पर एक शहरी की जानिब से पहले ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की गई, जिसमें उनकी जाली डिग्री को बुनियाद बनाया गया। और अब इस पर ताज़ा पेशरफ्त जो डेवलपमेंट सामने आई है, उसके मुताबिक एडवोकेट मियां दाऊद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। जस्टिस जहांगीरी की तैनाती आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट ऑफ कोवोरंटो के जरिए चैलेंज की गई है। रिट ऑफ कोवोरंटो में सुप्रीम कोर्ट के 1998 के जस्टिस सजाद अली शाह केस को मरकजी कानूनी बुनियाद बनाया गया है। आइनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री गलत है। गलत डिग्री की बुनियाद पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दायर हो चुकी है, जबकि जस्टिस तारिक जहांगीरी के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से LLB किया। मियां दाऊद एडवोकेट का कहना था कि जस्टिस तारिक की LLB पार्ट 1 को मनसूब एनरोलमेंट नंबर 5968 इम्तियाज़ अहमद नामी शहरी का है
पार्ट 1 की मार्कशीट पर नाम तारिक जहांगीरी वल्द मोहम्मद अकरम लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी की टेबुलेशन शीट पर दर्ज एनरोलमेंट नंबर 5968 भी इम्तियाज़ अहमद की बजाय तारिक जहांगीरी को से मंसूब है। और दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पर कॉलेज का नाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लिखा हुआ है। जस्टिस तारिक को मंसूब पार्ट 2 पर एनरोलमेंट नंबर 7124 लिखा है। और मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा है कि पार्ट 2 की मार्कशीट पर नाम तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम लिखा हुआ है। कॉलेज प्रिंसिपल के लेटर के मुताबिक तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम 1984 तक 1991 तक कॉलेज तालिब इल्म ही नहीं। और यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक एक एनरोलमेंट नंबर मुकम्मल डिग्री के लिए 2 अफराद को अलॉट ही नहीं हो सकता है। दायर दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 1998 में हाई कोर्ट के जज को पब्लिक ऑफिस होल्डर और पर्सन करार दे चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिट ऑफ को वारंटो में किसी भी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी की पाबंद है। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर इल्तवा हो तो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी जज की ज़ाती हैसियत में इंक्वायरी कर सकती है। यानी अब 2 फॉरम्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी रिट पटिशन है, रिट ऑफ को वारंटो है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी मामला इंक्वायरी के लिए चला गया। इससे पहले एक मिलिशियस कैंपेन जारी थी। अब एक जज के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुतालिक सवाल उठाया जा रहा है, एक शिकायत आई है। ज़रा माजी में भी जो मामलात है वो आपके सामने रखते हैं कि रीसेंट पास्ट में भी जजेस के ऊपर एतराज़ात लगे गए। हाल ही में जस्टिस बाबर सत्तार के अगेंस्ट जो दोहरी शरीयत का मामला है वो सामने आया, इल्ज़ाम लगाया गया। जस्टिस बाबर सत्तार में उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने अदलिया में इदारों की मुदाखलत पर ख़त लिखा। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स के मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। उन्होंने हसास इदारों के गैर मजाजी फ़ोन टैप करने पर सवाल उठाया। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर किया गया, जिसके मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। ये उनके खिलाफ पहला रेफरेंस नहीं है, इससे कबल भी एक रेफरेंस उनके खिलाफ गुज़श्ता बरस अक्टूबर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ। शिकायत एडवोकेट राजा मकसूद हुसैन की जानिब से दायर की गई थी। शिकायत कुनिंदा ने कहा था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बतौर इंतजामी जज इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बतौर इंतजामी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी रिश्तेदारों और दोस्तों के मनपसंद मुकदमात मुकर्रर करते हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिश्तेदारों के खिलाफ कोई भी इदारा कार्रवाई से गुरेज आए। फिर जज अरशद मलिक, जिन्होंने दिसंबर 2018 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल के मुकदमे में 7 साल कैद सुनाई। इस फैसले के बाद मरियम नवाज ने उनकी एक मुबैना वीडियो जारी की। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जजेज़ हैं जिनके अगेंस्ट इस तरह के जो शिकायत है वो आती रही हैं। और एक मामला तो ये भी है कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत सारी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो रेफरेंसेस मौजूद हैं बहुत सारे इनमें से पेंडिंग है। रियासत अली आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाई कोर्ट बार के सदर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट एक मलिशियस कैंपेन हुई, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया जो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था, और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने नोटिस भी लिया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की भी बात हुई। लेकिन आज रेफरेंस दायर हो गया है, तो मलिशियस कैंपेन तो जस्टिफाइड नहीं थी, लेकिन आपको लगता है कि ये कोर्स जो लिया गया है, ये रास्ता जो जुडिशल है कि जिसमें रेफरेंस दायर किया जाए और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये रास्ता दुरुस्त है? अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो आपको इसी फॉरम से रुजू करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, किसी जगह पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्ट 1 की डिग्री डाली है। डिग्री एक ही है, उस कोर्स के 2 पार्ट है, एक फर्स्ट है FELLB और सेकंड पार्ट एक होता है। तो उसमें वो कहते हैं कि ये डिग्री इनवैलिड है कि 2 रजिस्ट्रेशन नंबर है, फर्स्ट ईयर में और है, सेकंड ईयर में और है, ये अरेंज किया गया है। मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार में जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उस वक्त उनके जो अपोनेंट थे उन्होंने भी इनकी डिग्रियों को वेरीफाई किया। फिर वो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार बने, फिर वो प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने, तब उन्होंने मुखालफ जो कैंडिडेट उन्होंने करवाया। फिर ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बने, फिर ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बने, फिर ये एडवोकेट जनरल फॉर इस्लामाबाद बने, तब भी इनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर अल्टीमेटली 2020 में इनकी डिग्री वेरीफाई हुई जब वो हाई कोर्ट के जज बने और जुडिशल कमीशन में गया, तब IB, ISI, स्पेशल ब्रांच तमाम लोगों ने इस चीज को वेरीफाई किया और रिपोर्ट सबमिट की। अब आया है कि रेफरेंस फाइल कर दिया गया। रेफरेंस फाइल करने पे बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है और कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। अगर डिग्री असली है या जाली है, जो भी है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला करना और उसका एक तरीकाकार है। रादर देन कि आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी के अगेंस्ट को मलिशियस प्रोपेगेंडा करें, कैंपेन करें, ये अप्रोप्रिएट फॉरम नहीं है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस लिहाज से आप देखते हैं कि जस्टिफाइड है ये मामला।
बिल्कुल, अगर किसी को ग्रीवेंस है उन्होंने ठीक फोरम पे रेफरेंस फाइल किया है, अब उसका फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने करना है। लेकिन उससे पहले आप जजमेंटल हो जाए, डिक्री दे दें कि ये इसकी डिक्री जाली है जज साहब की, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती। आप देखें जुल्फिकार भुट्टो केस में जब जिया का दौर था तो उसमें सैयद सफदर अली शाह साहब वो जज थे जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के फैसले में डिसेंटिंग नोट दिया था और उनकी भी डिग्री जाली करार दे दी गई थी और अल्टीमेटली वो काबुल के रास्ते अफगानिस्तान से होते हुए पता नहीं बैरून मुल्क चले गए। तो इस मुल्क की जुडिशल तारीख है कि जो बंदा किसी के गैर कानूनी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड पूरी नहीं करते तो उनके खिलाफ फेक, फिक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस रेफरेंस भी फाइल किए जाते हैं और उनके खिलाफ मलिशियस कंप्लेंट भी की जाती है। जरा इसको रीसेंट पर्सपेक्टिव के अंदर देख लें तो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट भी एडवोकेट मियां दाऊद साहब एक रेफरेंस उन्होंने फाइल किया और अल्टीमेटली ही हैड टू रिजाइन, और फिर बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की फोरम की हद तक जो है वो सही साबित हो रही थी। फिर आप देखें कि जज अरशद मलिक के जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल आ गया वो मामला था, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनसे मुतालिक ऐसी कंप्लेंट्स, और अभी जैसे आप बता रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फोरम पर ही बहुत सारी अभी तो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं जजेस के मिसकंडक्ट के और जुडिशियल ऑफिसर्स के मिसकंडक्ट के को लेकर। तो इसका मतलब ये कि एक एहतसाब का अपना निज़ाम तो है जुडिशरी में, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी कहीं एग्जिस्ट करती हैं। हम ये भी कहते हैं कि nobody is above the law, every person is equal before law, equal treatment of law should be given to every citizen of Pakistan। चूंकि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है, मुझे इस पे एतराज नहीं। मेरा ये कि जो आपने मिसाल दी मुज़ाहिर नकवी साहब की, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। अच्छा, रियासत अली एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे भी। वर्ल्ड T20 में कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त के बाद पीसीबी में सर्जरी का आगाज हो गया है। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को बरतरफ किए जाने के बाद अब टीम के मैनेजर मंसूर राना को भी ओहदे से हटा दिया गया। और इत्तलात के मुताबिक जब वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन कमेटी बनी तो चेयरमैन पीसीबी की जानिब से साफ कहा गया था कि तमाम तर नताइज की जिम्मेदार सिलेक्शन कमेटी होगी। अब सिलेक्शन कमेटी ने जिन खिलाड़ियों को ज़बरदस्ती शामिल किया या अपनी जिम्मेदारी पर खिलाड़ियों को शामिल किया, वो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने में बुरी तरीके से नाकाम रहे। जैसा कि आजम खान और इमाद वसीम डिलीवर नहीं कर सके। गैरी क्रिस्टन ने टीम की हार की जो रिपोर्ट जमा कराई है उस पर भी खिलाड़ियों के फिटनेस पर सवाल उठाए गए। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अनकरीब मजीद तब्दीलियां होने जा रही हैं। सिलेक्शन कमेटी और कोचेज आपस में सर जोड़कर बैठे हुए हैं। आज भी उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस पर बात की। इसके अलावा किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा ये भी डिस्कस हुआ है दिनों में। एक्सपेक्टेड ये है कि मेजर इस हवाले से चेंजेस होंगी। जहां मेजर सर्जरी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हो रही है, वही मैसिव लेवल के ऊपर एक और सर्जरी की जरूरत है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन मुल्क से हो रहा है। बेरोजगारी है, बदअमनी है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जिसकी वजह से अब ऐसी रिपोर्ट सामने है कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद है। गैलप सर्वे हाल ही में किया गया जिसमें ये आदाद शुमार सामने आए और बड़े चौंका देने वाले हैं और सुनहरे मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए जो पाकिस्तानी है वो इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी, और ब्लूमबर्ग तो ये कहती है कि अब तक तकरीबन 9 साल के अंदर 62,20,000 पाकिस्तानी ऑलरेडी मुल्क छोड़ गए हैं। इसमें 14% ऐसे लोग मौजूद हैं जो हाईली स्किल्ड हैं। 2015 से रवा साल 2024 के इब्तदाई 5 माह तक 9.5 साल में ब्लूमबर्ग के मुताबिक मजमूई 62,20,000 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन छोड़ चुके हैं। साल 2015 में 9,46,571, साल 2016 में 8,39,353, साल 2017 में 4,96,286, साल 2018 में 3,82,439, साल 2019 में 6,25,203, साल 2020 में 2,24,705, 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा है और 2022 में 8,32,000 से ज़ायद ने पाकिस्तान को खैरबाद कहा। ब्रेन ड्रेन में गुज़श्ता साल यानी 2023 में 119% का बड़ा इजाफा देखा गया है और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2023 में 8,60,000 पाकिस्तानियों ने रोज़गार के लिए पाक सरज़मीन को छोड़ा, जबकि 2024 में अब तक 7,89,837 अफराद मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। और अगर ये इसी शरह से जारी रहा
तो अनकरीब वो वक्त आन पहुंचेगा कि हमें मुल्क के अंदर स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी। जो मुल्क के अंदर जो इंटेलिजेंशिया है वो मतरूक हो जाएगी। लोग अपना वतन छोड़ के बाहर रोज़गार भी तलाश करेंगे और बेहतर मुस्तकबिल भी तलाश करेंगे, और एक जो है वो बुरी सिचुएशन मुल्क में बन जाएगी। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो, लेकिन इसके लिए अरबाब इख्तियार को कुछ करना भी होगा। अब इसको मेजर सर्जरी कहें या जो भी कहें। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।